बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। आपका जो फिलॉसफी या एक अनुभव जो आपके निजी जिंदगी में जो जनता को पता नहीं और जिससे आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर था या एक टर्निंग पॉइंट आपके करियर में? कि मैं तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, शाहपुर, जौनपुर तक ही अपने को सीमित रखती थी और एकाएक मैं जिले से निकल करके प्रदेश नहीं, प्रदेश से भी आगे केंद्र में आ गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई। लेकिन मैंने बचपन से चुनौतियों को स्वीकार किया है और ये जो मुझे राज्यसभा का पद मिला है, ये बहुत चुनौतियों वाला पद है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे PMJDY की शुरुआत के बाद से अब तक 43 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए करीब 1,46,231 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक। कहा, ब्रिक्स देश भूख और गरीबी उन्मूलन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निभाएंगे अग्रणी भूमिका। कृषि अनुसंधान में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की शुरुआत। मंच ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों में लाएगा तेजी। असम के जोरहाट जिले में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। असम के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। और शुरुआत जनधन योजना से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन के 7 वर्ष पूरे होने पर इसको सफल बनाने में शामिल लोगों की सराहना की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज हम प्रधानमंत्री जनधन की 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। यह भारत की विकास यात्रा में सदैव के लिए परिवर्तनकारी कदम था। इसने आर्थिक समावेश और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित किया, साथ ही साथ असंख्य भारतीयों का सशक्तिकरण भी किया। जनधन योजना ने पारदर्शिता को आगे बढ़ाने में भी सहायता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मैं उन सभी के अथक प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन को सफल बनाने के लिए कार्य किया है।
उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के लोग बेहतर जीवन जिएं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने राष्ट्रीय मिशन के 7 साल सफलता के साथ पूरे कर लिए। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ यह सफर आज की तारीख में गरीब लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की नींव रख चुका है। इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर गरीबों, महिलाओं और किसानों के खातों में करोड़ों रुपए की धनराशि पहुंचाई जा चुकी है। 7 साल पहले लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक सपना देखा। सपना गांव, गरीब, मजदूर, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का। सपना गरीबों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का, बैंक खातों के जरिए समाज को सशक्त बनाने का। नतीजा ये हुआ कि साल 2014 में मोदी सरकार का पहला मिशन मोड में चलाया जाने वाला कार्यक्रम जन धन योजना, और मिशन था मेरा खाता भाग्य विधाता। विकास का फायदा हर आमो खास तक पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना चलाई गई। घर घर जाकर बैंकिंग कर्मचारियों ने एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोलने का अभियान चलाया। इस एक मिशन ने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अगस्त 2015 में 17 करोड़ जन धन खाते 2021 तक बढ़कर 43 करोड़ तक पहुँचे। इन अकाउंट्स में से 67% गाँवों में या कस्बों में है और 55% महिलाएं इन खातों में 2015 में 22,901 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 1,46,930 करोड़ हो गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिलाओं के खाते में 500 रुपए जमा किए गए। महामारी के दौरान 20.64 करोड़ महिलाओं को 30,945 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई। पीएम जन धन योजना के तहत हर गांव में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक टच पॉइंट बनाया गया। जन धन योजना का इस्तेमाल जन सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपए का जीवन और दुर्घटना बीमा कवच। रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई के बाद देश में डिजिटल लेन देन में 7 सालों में 19 गुना बढ़ोतरी हुई। जन धन से लोगों को मिली जन सुरक्षा, जब इन खातों में बीमा सुविधाओं को जोड़ दिया गया। एक बार फिर से आम लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना का लाभ मिला। इसके साथ ही इन खातों ने देश की आधी आबादी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर डाला। अब समझते हैं कि आखिर जन धन अकाउंट के फायदे क्या हैं और क्या ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की लाइफलाइन है। पीएम जन धन योजना के तहत खोले जाने वाले जन धन खातों की कोई खास शर्त नहीं होती। इस खाते में खाता धारक को खाते में हर समय न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जन धन खाते के साथ साथ रुपे कार्ड और खाता धारक को ओवरड्राफ्ट देने की अतिरिक्त सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा 10,000 रुपए है, यानी खाते में पैसा नहीं होने पर भी वह 10,000 रुपए निकाल सकता है। जन धन खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया, जो कि पहले 1 लाख थी। खाता धारक इस खाते के जरिए आसानी से बीमा और पेंशन योजना की खरीद कर सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे जन धन खातों में फंड ट्रांसफर होता है। योजना शुरू होने के 4 सालों के बाद 28 अगस्त 2018 को योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। योजना में अब जोर परिवार के एक खाते से बदलकर हर व्यक्ति का खाता खोलने पर हो गया। इसके साथ रुपे कार्ड 2 लाख तक के मुफ्त बीमा की सुविधा भी लोगों को दी जाने लगी। कोरोना काल में इस खाते की अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि देश में लॉकडाउन लगने के 10 दिनों के भीतर 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी गई। ये स्कीम जो निकाली है वो बहुत अच्छी है। मेरे कभी सोचा भी नहीं था कि ये अकाउंट खुलेगा, लेकिन वो अकाउंट खुलाया। अब उसमें आते हैं थोड़े थोड़े पैसे जो आते हैं हम खर्चा कर लेते हैं। जी, हम सबसे पहले थैंक यू करेंगे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। इससे जो हमारे साथ औरतें जुड़ी थी, यहाँ जो गाँव में गरीब तबका के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आगे जाते हुए इस योजना को और सशक्त बनाने पर काम जारी है। अब जनधन खाता धारकों को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने की तैयारी है। और जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं अजय मिश्र जी जुड़ गए हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि 7 साल जनधन योजना को पूरे हो गए हैं, कितना लोगों के जीवन में बदलाव देखते हैं? जो बैंकिंग सेवाओं में लोग काफ़ी दूर थे, आपको लगता है कि अब वो बैंक जा रहे हैं और भागीदारी अपना रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं?
देखिए, ये सशक्तिकरण हुआ है, बहुत बड़ा सशक्तिकरण हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम सबका बैंक खाता खोलना चाहते हैं, तो लोगों को अंदाज ही नहीं था कि ये इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर देगा, जिसमें बाद में जन सुरक्षा जुड़ेगी, बाद में सामाजिक सुरक्षा जुड़ेगी, बाद में मुद्रा योजना जैसी माइक्रो क्रेडिट की सुविधाएं जुड़ेंगी। लेकिन आज ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर कहें कि ये जो आर्थिक आर्किटेक्चर तैयार हुआ है, जनधन, आधार, मोबाइल और उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, इससे आप देखें तो पिछले 7 सालों में 17 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए गए हैं। ये सारे जनधन खाते नहीं है, लेकिन इसमें से 43 करोड़ खाते जो हैं वो जनधन खाते हैं। आपने देखा कोरोना महामारी के दौरान कैसे बहुत ही आसानी से 500-500 रुपए की जो धनराशि है महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। पीएम किसान का जो 2000 रुपए का जो किस्त है, जिसको आप लगातार कवर करते रहे हैं, 9 किस्तें उसको पहुंचाई जा चुकी हैं किसानों के खाते में, और इसको केवल एक बटन के क्लिक पे तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता लाने के लिहाज से, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हुआ है। आपको याद होगा 2014 में ये पहली मिशन मोड में चलाई गई योजना थी, जो आज उसका एक जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ एक आंकड़ा 1,46,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी धनराशि है, जिसको इसलिए इस योजना के इसके असर को कम करके आंका नहीं जा सकता। अजय जी, आपने डीबीटी का जिक्र किया, सरकार की जो भी योजना है उनका फायदा सीधे उनके खातों तक पहुंचा। क्या आपको लगता है पारदर्शिता भी बढ़ी है? बिल्कुल सही बात है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए महिला के खाते या महिला के नाम से वृद्धा पेंशन योजना 500 रुपए की जानी है। अब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता था, उनका अंगूठा लगता था, वो बैंक में जाकर के पैसे निकालता था। उस पैसे का इस्तेमाल वो महिला कर पाए न कर पाए, ये अपने आप में एक सवाल था। तो अब ऐसा है कि जब आपके खाते में ये पैसे जा रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हैं, और यही आपको सशक्तिकरण देता है, यही आपको ताकत देता है। क्यों? आपका खाता, जो इसका टैगलाइन है, मेरा खाता भाग्य विधाता, है, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए क्योंकि वाकई मेरे खाते में मेरे पैसे आएंगे, तो एक जो मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खाते मतलब मेरा ही पैसा है जो मेरे तक पहुंच रहा है। और सरकार को भी आसानी होगी, क्योंकि सरकार कितने लोगों पर भरोसा करे। तकनीक एक ऐसी चीज है जहां आपने एक बटन दबाया, दिल्ली से सुबह पैसा चला और बैंकिंग चैनल से होते हुए, राज्य सरकारों से और बैंक की शाखाओं से होते हुए सीधे आपके अकाउंट में शाम तक पहुंच गया। तो मैक्सिमम जो आपको वक्त लगता था 1 महीने का, कभी कभी 6 महीने का, और लाइन लगानी पड़ती थी बहुत छोटी सी रकम के लिए, उससे ज्यादा तो खर्च हो जाया करते थे बस में बैठ करके जा करके बैंक तक पहुंचने में। आज तकनीक ने आपको अपने मोबाइल पे बैंकिंग दे दी है, बैंकिंग सुविधाएं दे दी है। ये अपने आप में क्रांति है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तकनीक ने बहुत जीवन को आसान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जनधन योजना के 7 साल पूरे गए। उन 7 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में काफी बदलाव देखा गया है। और अब बात करेंगे ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक के बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक आज वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है। इसके साथ साथ इसमें जो देश है, भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया। ब्रिक्स महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का प्रयास करता है, एक मंच उपलब्ध कराता है। ब्रिक्स दुनिया की 41% आबादी की मेजबानी करता है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान भी देता है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देश भूख और गरीबी उन्मूलन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाकर और किसानों की आय में वृद्धि करके आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों व कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की भी स्थापना की गई है। भारत दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, राष्ट्रीय बांस मिशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है ताकि जो किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खेतों और खाली दोनों में विविधीकरण प्रदान करने के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि करना है कि 2022 का जो लक्ष्य है। भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है ताकि किसानों को मोटा अनाज उत्पादन के प्रति उनको आकर्षित किया जा सके।
तोमर ने भी बताया कि भारत पोषक अनाज के अनुसंधान, शिक्षण, नीति निर्माण, व्यापार और खेती में क्षमता विकास पर भी लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि कृषि अनुसंधान और नवाचारों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच तैयार किया गया और आज से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना 2021-24 को अपनाया गया है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 20 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,74,03,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,78,07,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 7,29,521 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 8,75,235 टन का रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 28,96,906 टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 11,17,032 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की देहगाम मंडी में 26 अगस्त को धान का भाव रहा 1,575 रुपए। 27 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,600 रुपए। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में गुरुवार को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 1,868 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,868 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,515 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 अगस्त को सामान्य धान का भाव रहा 1,440 रुपए, जो 26 अगस्त को 1,420 रुपए था। संडीला मंडी में 26 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 1,430 रुपए। 27 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,410 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो बस्ती मंडी में शुक्रवार को धान का भाव रहा 1,575 रुपए, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान 10 रुपए टूटकर 1,510 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश भर में सोयाबीन की उपज 12.90 मिलियन टन हो सकती है। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 20 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,09,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,19,91,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
कृषि मंत्रालय की ओर से 20 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,87,88,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,89,98,000 टन रहा था। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 26 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव रहा 8,450 रुपए। 27 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,400 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 200 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 8,700 रुपए, जो 26 अगस्त को 8,900 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही बूंदी मंडी में सोयाबीन के भाव में सुस्ती बनी रही। यहाँ गुरुवार को सोयाबीन का भाव था 8,451 रुपए, जो शुक्रवार को 170 रुपए लुढ़क कर 8,281 रुपए पर हुए। सोयाबीन के भाव में नरमी का सिलसिला मध्य प्रदेश की कुचनेर मंडी में बरकरार रहा। यहाँ 26 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव रहा 9,000 रुपए। 27 अगस्त को इसका भाव 125 रुपए टूटकर 8,875 रुपए पर आ गया। काला पीपल मंडी में 26 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव था 8,560 रुपए। 27 अगस्त को इसके भाव में 234 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 8,326 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में सुस्ती बनी रही। यहाँ 27 अगस्त को सोयाबीन 50 रुपए नरम होकर 8,300 रुपए पर बिकी। और अब बात करते हैं मौसमी फसलों की कि किसान क्या क्या रखें सावधानियां। ये मौसम आंध्र प्रदेश में धान की फसल में झुलसा रोग लगने के लिए अनुकूल है। इस रोग में पत्तियों पर आग के आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और कहीं कहीं पत्तियों पर पीली निशान भी दिखते हैं। इसकी वजह से मुख्य पत्तियों और बालियों में आग के आकार के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे बीच में काले रंग के और किनारों पर गहरे भूरे रंग के होते हैं। झुलसा रोग में कई धब्बे मिलकर कत्थई सफेद रंग के बड़े धब्बे भी बना लेते हैं, जिसके कारण पौधा झुलसने लगता है। आंध्र प्रदेश के किसान साफ मौसम में गन्ने की फसल में उर्वरक की दूसरी डोज डालें। वहीं मूंगफली की फसल में भी यूरिया उर्वरक की दूसरी डोज डालें। वहीं कपास की फसल में तना चूसक का प्रकोप हो सकता है। आंध्र प्रदेश में मक्का की फसल में आर्मी वर्म नाम के कीट लगने की आशंका है। ये कीट टिड्डियों की तरह पूरी फसल को चट कर सकती है। आर्मी वर्म कीट के छोटे लार्वे पौधे की पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, जिससे पत्तियों पर सफेद धारियां जैसा दिखने लगता है। बड़ा लार्वा ऊपर की पत्तियों को खाता है। लार्वा बड़ा होकर मक्का के गाले में घुसकर पत्तियां खाता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर गोल गोल छेद एक कतार में दिखते हैं। इस मौसम में पपीते की फसल में मिलीबग लगने का खतरा है। मिलीबग लगने पर पत्तियों और तनों पर सफेद मोम पाउडर जैसा पदार्थ दिखता है। सफेद रंग के ये कीट पत्तियों और तनों से अधिक मात्रा में रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और जब ये कीट पौधों को रस चूसकर मल के रूप में निकालते हैं तो ये चींटियों के लिए आकर्षण बनता है। सब्जियों में तना चूसक और सफेद मक्खी लगने की आशंका रहती है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों की फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है और ये योजना अपने इस उद्देश्य में सफल होती दिख रही है। देश भर के किसानों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली से यह ग्राउंड रिपोर्ट। अरुण कुमार सिंह, राजावती और अजय कुमार सिंह, ये लोग यूपी के बरेली जनपद के एक गांव सिमरा बोरीपुर के छोटे किसान हैं। इन्होंने अपने खेत में बाजरे की फसल लगाई थी, लेकिन उनकी ये फसल जल भराव के कारण बर्बाद हो गई। ऐसे में इन छोटे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पिछले साल ही इन किसानों ने अपनी 30 बीघा बाजरे की फसल का बीमा करवाया था। इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा मिला और बीमा कंपनी से किसानों को अपनी फसल का उचित मुआवजा मिल गया। पिछले वर्ष मैंने बाजरे की फसल लगाई थी, उसमें हमने फसल बीमा लिया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जिसमें शुक्र है कि हमारा जो बाजरे की फसल ख़राब हो गई थी ज़्यादा बारिश होने के कारण, जिसमें मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हमने बीमा लिया था उसको हमको मुआवजा दिया गया और जो हमारे उसमें खर्चे हुए थे वो काफ़ी कम हुए। और इस वर्ष भी हमने जो है तिलहन की फसल लगाई हुई है, उसका भी बीमा कराया हुआ है। हमारा नाम राजवती है, सिमरा बोरीपुर के रहने वाले हैं। हमारे पास पिछली साल बाजरा की फसल खराब हो गई, बीमा कराया था, उससे सरकार ने हमें पैसा दिया। पिछली वर्ष मैंने बाजरे की फसल लगाई थी 1 एकड़ में, जिसकी बरसात की वजह से नुकसान हो गया था हमारी की फसल। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराया था, जिसकी वजह से तहत मुझे उसका लाभ मिला था। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप लोग भी किसान भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूर कराएं, जिससे आपको उसका लाभ मिले। इन सभी किसानों ने इस बार भी खरीफ सीजन में अपनी तिल, धान और बाजरे की फसल का बीमा करवाया है। इनसे प्रेरित होकर पड़ोस के गांव मानपुर के सत्यप्रकाश और उपदेश कुमार ने भी अपनी धान की फसल का बीमा करवा लिया है। मैं एक छोटा किसान हूँ और मेरे गांव के पड़ोस में बीमा कराया, खेती का बीमा करवाया एक लोगों ने, तो उनको उसका लाभ मिला है बाजरे की खेत का। उनकी देखा देखी हमने भी अपनी फसल का बीमा कराया, धान की फसल का। मैंने देखा कि पास के एक गांव में कुछ लोगों ने अपनी फसल का बीमा कराया और उसका लाभ उन्हें मिला, और उससे प्रेरित होके मैंने अपनी फसल का बीमा कराया। क्योंकि मेरी फसल जो है अक्सर जो है कभी सही नहीं हुई, उसका कारण कभी अधिक पानी, कभी बरसात का ना होना, तो जिसके लिए फसल का जो बीमा मैंने कराया है निश्चित ही मुझे उसका लाभ मिलेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। भारत में कृषि को अनिश्चितता का व्यवसाय माना जाता था, क्योंकि भारत में कृषि काफी हद तक मौसम पर आधारित होती है। मौसम की मार से फसलें जब तबाह हो जाती हैं, तो किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को इस चिंता से मुक्ति दिलाई है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसान खासे उत्साहित हैं। और असम के जोरहाट जिले में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण निमाती से लेकर माजुली के बीच चलने वाली फेरी सेवा को रोक दिया गया है। असम के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ा है, जिस कारण इन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।